हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू आर फाइन। तो आज एक खुशी की बात है, गुड न्यूज है मेरे लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए भी। हमारा जो इस बार एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कल शाम को रिजल्ट आया था, उसमें हमारे बैच से भी काफी स्टूडेंट्स का एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू के बाद का फाइनल सिलेक्शन, एंड दिस इज ए वेरी वेरी ह्यूज अचीवमेंट ऑफ ओवर देयर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट जॉब लगी है एमपी गवर्नमेंट के अंडर उनकी। क्या तो उनके इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं। सून आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उनके इंटरव्यू सेशन, उनके सक्सेस स्टोरीज दिखेंगी। आप सब लोग प्लीज जरूर देखिएगा, आपके लिए मोटिवेशन है। किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, पीजीटी, नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो स्ट्रैटेजीज, वो चीजें काफी प्रेरणादायक हो सकती हैं। और वो सारे के सारे बच्चे जितने भी अपना जिनका क्लियर हुआ है, ठीक है, एमपी में, उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यस, एंड दे आर डायरेक्टली स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स बैच। जो पिछला बैच था हमारा, अभी तो नया चल रहा है, पिछले बैच के हमारे वो स्टूडेंट्स थे एमपी के। तो दैट इज द थिंग। लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? अभी भी नहीं ठीक हुआ, ये हो गया, ठीक है अभी, फाइन। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, इसका स्ट्रक्चर, क्रेडिट, डेबिट, ईच एंड एवरीथिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन सबसे फेमस किंडल बर्जर की डेफिनेशन है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं उस कंट्री की, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। उस कंट्री के, जैसे हमारा कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रहा है तो सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं हमारी और उस कंट्री की का एक रिकॉर्ड, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। So it is a systematic record of all economic transactions between the residents of the reporting country and residents of the foreign country during a given period of time. और जहां तक मुझे याद है, हम ना बैचलर्स में अपने टीआर जैन की इकोनॉमिक्स की एक बुक पढ़ा करते थे, तब हमको टीआर जैन की बुक्स लगती थी बैचलर लेवल पर। तो उसमें ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन किंडल बर्जर की हम तब से पढ़ रहे हैं बैचलर से। आपने भी शायद पहले पढ़ी होगी ये, है ना, कि सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। रुखसाना जी, मैंने आपको डाउट क्लियरिंग के लिए ऑलरेडी 2 बार बता दिया है कि पहला आपके पास तरीका है कि आप लाइव क्लास के प्लीज एंड में पूछिएगा, क्लास के बीच में इंटरप्ट मत करिए। दूसरी चीज आपको मैंने जो बताई, दैट इज अ वेरी अच्छी, बहुत अच्छी चीज है वो, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी सहूलत है कि आप सीधा अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है वहां पे अपने डाउट्स क्लियर करें, ठीक है। एंड आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन बिकॉज आई ऑलरेडी रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स। तो आप प्लीज अपने डाउट्स जो भी आगे हैं आपके, क्लास के एंड में पूछिएगा, और क्लास के अभी बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। सिर्फ जब मैं पूछूंगी कि कंसेप्ट समझ आ गया, हाँ ना में रिप्लाई करेगा, ओके। सो अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेसिकली इसको हम बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है ना, वो रिकॉर्ड होती है क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। मतलब एक इसमें क्रेडिट साइड होती है, जैसे एक डेबिट साइड होती है, ठीक है। अब जो भी फॉरेन कंट्री से हमको पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं वो सारी क्रेडिट साइड में जाएंगी, और जो पेमेंट्स हम दूसरे कंट्री से कर रहे हैं वो डेबिट साइड में जाएंगी। समझ गए? तो इस तरह का एक डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड होता है सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। तो उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बेसिकली जब भी हम किसी कंट्री से ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कंट्रीज का, तो उसमें रिसिप्ट्स होती हैं, पेमेंट्स होती है, कुछ हमारी प्राप्तियां होती हैं, कुछ हमारी पेमेंट्स होती हैं, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उन्हीं सभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का एक अकाउंट होता है, ठीक है जी। अब देखिए, एक कंसेप्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक कंसेप्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड।
बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ गुड्स का ट्रेड, ट्रेड इन गुड्स, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ मर्चेंडाइज ट्रेड की अगर हम बात करें तो मर्चेंडाइज ट्रेड, मैं तो स्पेलिंग ना सही से लिखती हूँ, एम मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेड पूछा जाए किसका पार्ट है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ध्यान से समझो बात को, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस ट्रेड ऑफ सर्विसेज आल्सो। इस चीज को समझो, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ गुड्स के ट्रेड की बात करते हैं, ऐसा बोल सकते हो विजिबल ट्रेड बोलते हैं, टेंजिबल गुड्स का ट्रेड, टेंजिबल गुड्स जिनको हम टच कर सकते हैं, विजिबल ट्रेड गुड्स वस्तुएं, मटेरियल का ट्रेड होता है उसको मर्चेंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं, सिर्फ गुड्स के व्यापार। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें गुड्स के व्यापार के साथ साथ सर्विसेज का व्यापार भी होता है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि गुड्स का व्यापार भी एंड सर्विसेज का व्यापार भी। अब ऐसा बोल सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर्विसेज का और गुड्स का दोनों का ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब हम बात करें उसमें सिर्फ हम गुड्स के ट्रेड की बात करते हैं, गुड्स के ट्रेड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, ठीक है, या मर्चेंडाइज ट्रेड। और सर्विसेज के ट्रेड को हम बात करते को बोलते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड, ठीक है। पर जब हम बात करते हैं ना, सिर्फ अगर आप वर्ड ये यूज करो बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इसमें हम सिर्फ विजिबल की ही बात करते हैं, यानी कि गुड्स के व्यापार की, ठीक है। जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इसका मतलब है कि इसमें विजिबल भी है और इनविजिबल भी है, फर्क समझ गए, ठीक है। आगे देखिए, तो ये अब सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैसे ये सारा सिस्टम क्रेडिट डेबिट कैसे काम करता है, कौन सी आइटम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको लिख कर दे देती हूँ कि ना एग्जाम में ये क्रेडिट डेबिट वाली चीजों से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी आइटम जो है वो क्रेडिट साइड में जाती है, या कौन सी आइटम जो है करंट साइड में होती है, कौन सी आइटम जो कैपिटल साइड में होती है। इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए लेट्स सी, 2 मिनट। हाँ, अब करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है इसमें क्या आता है, देखो करंट अकाउंट की अब दो साइड्स हम पढ़ रहे हैं, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। रिसिप्ट यानी कि जो हमारी प्राप्ति है, जो क्रेडिट है हमारे कंट्री में, जो क्रेडिट है जो प्राप्ति हुई है, डेबिट मतलब जो गया है हमारे कंट्री से, जो पेमेंट हुई है, ठीक है। अब करंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, इनकी क्रेडिट साइड में आ गया एक्सपोर्ट, क्योंकि जब हम दूसरे देश को बेचते हैं तो दूसरा देश हमको पेमेंट करेगा, यानी कि वो चीज हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगी, है ना। तो एक्सपोर्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का हिस्सा है। इसके अलावा यूनिलेटरल रेसिप्ट, यूनिलेटरल रेसिप्ट का मतलब होता है भाई एक तरफा प्राप्तियां। यूनिलेटरल रेसिप्ट जैसे फॉरेन किसी कंट्री से हमें आ रही है, कोई ग्रांट मिल रही है, किसी कंट्री से हमको कोई गिफ्ट मिल रहा है ना, इस तरह की यूनिलेटरल रेसिप्ट प्राप्तियां। फिर डेबिट साइड में आगे इंपोर्ट, क्योंकि जब हम खरीदेंगे कोई चीज तो उसके लिए पेमेंट करेंगे, है ना। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ गए इसमें। फिर यूनिलेटरल पेमेंट्स की, हमने कोई एक तरफा पेमेंट की दूसरे कंट्री को, है ना। फॉरेन एड, फॉरेन एड भी एक तरह से रिसिप्ट, मान लो किसी कंट्री ने हमको एड दिया है, दैट इज वो हमारी रिसिप्ट है, यूनिलेटरल रिसिप्ट, एक जिसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे रहे। यूनिलेटरल का मतलब ये है, ठीक है। जैसे ट्रांसफर पेमेंट का कंसेप्ट आप समझते हो कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर पेमेंट का कंसेप्ट हम यूज करते हैं अपनी कंट्री के लिए। जैसे हमारी गवर्नमेंट हमको स्कॉलरशिप्स दे रही है, हमको ग्रांट्स दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दे रही है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स, एक तरफा पेमेंट जिसको हम बोलते हैं। अब हम इंटरनेशनल के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं, तो इसमें यूनिलेटरल रेसिप्ट यानी कि एक तरफा रेसिप्ट जो हमको दूसरे कंट्री से मिल रही है, यूनिलेटरल पेमेंट्स यानी कि एक तरफा पेमेंट जो हम दूसरे को कर रहे हैं और बदले में उससे कुछ नहीं ले रहे, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट मैं भी आपको बाद में पढ़ाती हूँ, आगे चलते हैं। अब आगे आ गया आपका कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स सी,
जो कैपिटल अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसकी क्रेडिट साइड में आती है बोरोइंग। हमने फॉरेन कंट्री से कोई चीज बोरो की है, वो हमारे क्रेडिट साइड में आएगी और कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री ने इन्वेस्टमेंट की है हमारे कंट्री में, इसको हम बोलते हैं कैपिटल इनफ्लोज। क्या बोलते हैं? कैपिटल जो है वो इनफ्लो हुआ है हमारे कंट्री में, है ना, फ्लो आया है। ये कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड की बात करें, लेंडिंग टू फॉरेन कंट्री, यानी कि हमने दूसरे कंट्री को कुछ दिया है ना, लेंड किया, पैसा उधार पे दिया। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, हमारे देश के निवासी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आउटफ्लो या कैपिटल फ्लाइट भी बोलते हैं इसको। कैपिटल उड़ गया, फ्लाइट कर गया दूसरे कंट्री में। अब ध्यान से इस चीज को समझो। देखो, मान लो हमारे देश का बंदा दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसको कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है उस कैपिटल पर, है ना, वो हमारे अपने कंट्री में लेके आ रहा है। ये चीज क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट है। समझ गए वो बात? अब इसी तरह कोई फॉरनर हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका जो रिटर्न है वो अपने देश में लेके जा रहा है, इंटरेस्ट। ये बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट की है ना, अब ये डेबिट पेड के मतलब हमारे कंट्री में आके किसी फॉरनर ने कोई इन्वेस्टमेंट की, उसका उसको जो डिविडेंड प्रॉफिट कुछ मिल रहे हैं वो अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं, है ना, ये डेबिट साइड चला गया कंट्री से बाहर, ये क्रेडिट साइड आया कंट्री में। बात समझो, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, इन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो है वो आपके करंट अकाउंट का हिस्सा है। बात क्लियर हुई? ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है, जब भी बात आए इन्वेस्टमेंट की, जब भी बात आए बोरोइंग की, वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। जब भी बात आई ट्रांसफर पेमेंट्स की, जब भी बात आई इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज की, वो करंट अकाउंट का हिस्सा है। ठीक है। अब हर तरह की इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। आज की क्लास में हम इन्वेस्टमेंट की टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। तीसरा अकाउंट जो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसको हम बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशन बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कुछ स्टैटिस्टिकल डिस्पेरेंसीज के कारण, ओमिशंस के कारण, है ना, कुछ एरर्स आ जाने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, ठीक है, कि कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया गया। देखो एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं रेमिटेंस बाय एन इंडियन वर्किंग अब्रोड। मान लो कोई इंडियन बंदा है, वो बाहर काम कर रहा है, उसको उसका प्राप्ति मिल रही है ना, रेमिटेंस मतलब जो उसको उसकी प्राप्ति मिल रही है, ठीक है, वो इंडिया में लेके आएगा पैसा वो, है ना, बट वो रिकॉर्ड नहीं की हमने, ठीक है। या पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट है बाय एन एमएनसी ऑपरेटिंग इन इंडिया, वो हमने रिकॉर्ड में, तो कोई भी ऐसी पेमेंट जहां रिसीव हुई है हमको, या कंट्री से बाहर गई है या कंट्री में, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, है ना, कि ट्रांजैक्शन कोई छूट गई, ओमिट हो गई, ओमिट मतलब छूट जाना, ओमिशन हो गया उसका, तो उसके कारण जो बेसिकली एरर्स आते हैं, ओमिशंस आते हैं, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में एरर्स एंड ओमिशंस। अब एरर्स एंड ओमिशन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट नेसेसरी टू बैलेंस द बोथ साइड्स। आपने कभी ये सुना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस में रहता है, बैलेंस को, इसको हमेशा बैलेंस करके रखा जाता है, क्रेडिट डेबिट साइड को हमेशा बैलेंस करके रखा जाता है। देखो मैं आपको समझाती हूँ, लेट्स सी। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस, ये देखो, ये पढ़ो, द बैलेंस ऑफ पेमेंट मस्ट ऑलवेज बैलेंस ओवरऑल, वो बैलेंस में होना चाहिए, क्रेडिट साइड डेबिट साइड बराबर होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का डेफिसिट आ जाता है, एक साइड दूसरी से भारी हो जाती है, तो उसको करेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उसको सही किया जाता है, क्योंकि हमको इसको हमेशा बैलेंस में रखना होता है। अब पहले हम ये पढ़ते हैं कि आखिर ये होता क्या। एक मिनट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बराबर ना हो। तो जब रेसिप्ट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्सपोर्ट्स ज्यादा किए और हमारे इंपोर्ट्स कम है। ये अच्छी चीज होती है बेसिकली, सरप्लस को बनाए रखना वैसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, दैट इज अ सरप्लस। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब मेरा क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है मेरे जो डेबिट साइड से, है ना, ये सरप्लस है, ठीक है। डेफिसिट क्या होगा? डेफिसिट होगा जब मेरा रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जब मैंने इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा कर लिए एक्सपोर्ट्स से,
है ना, जब क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा हो गया, है ना, ये डेफिसिट हो गया, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ गए बात को। अब इसको क्लियर, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस में रहे, यानी कि अगर डेफिसिट आए किसी भी तरह का तो उसको कवर किया जाए। देखो ध्यान से इस बात को समझो, अगर तो हमारे करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है किसी तरह का, तो उसको कवर किया जाता है कैपिटल अकाउंट के जरिए। देखो मान लो करंट अकाउंट में हमारा डेबिट बढ़ गया है क्रेडिट से, ठीक है, तो उससे गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि भाई कैपिटल इनफ्लोज को बढ़ाया जाए। कैपिटल इनफ्लोज को बढ़ाना यानी कि क्रेडिट साइड को बढ़ाना, है ना। करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है अगर आए तो वो क्रेडिट अपना कैपिटल अकाउंट से फाइनेंस किया जाता है, कैपिटल अकाउंट से कवर किया जाता है। आप ऐसा बोल सकते हो कैपिटल इनफ्लोज बढ़ाया जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री में ज्यादा बुलाया जाता है कि भाई आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, नॉर्म्स इजी करने इन्वेस्टमेंट के, ऐसा कुछ मतलब कैपिटल अकाउंट को सरप्लस में लेके आके वो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको कहा कैपिटल इनफ्लो इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग हो गई, है ना, या लोन्स वगैरह लेने दूसरों से, कंट्री से। तो इससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसका गैप कम हो जाता है। अब आगे यहां से देखो नीचे, यहां से इफ मान लो कि अब अगर गवर्नमेंट कैपिटल इनफ्लोज इतने ना कर पाए, इतने कैपिटल इनफ्लोज सुफिशिएंट मात्रा में ना हो, या कैपिटल की इतना अरेंजमेंट ना हो पाए, है ना, तो फिर क्या गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई यूजेस इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू पे फॉर द डेफिसिट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज वाला खाता होता है ना, आरबीआई जिसको मैनेज करता है, उसके थ्रू डेफिसिट को रिकवर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $100 बिलियन का, कैपिटल इनफ्लोज हम सिर्फ $70 बिलियन की अरेंज कर पा रहे हैं, अभी भी $30 बिलियन जो है उसका हमको नुकसान हो रहा है, हम डेफिसिट में जा रहे हैं, है ना। तो इस रिमेनिंग $30 बिलियन को हम कवर करेंगे यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, डॉलर्स हो गए, गोल्ड हो गया, इस तरह, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम किस खाते से दूर किया जा सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले से, अकाउंट से, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आगे देखिए, तो मैं एक बार आपको ये तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इंडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सारी समझा देती हूँ, डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन समझाना है। सो लेट्स सी, समझ आ गया ना यहाँ तक पहले। तो देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्टर जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है एसेट में, ठीक है, पूरा कंट्रोल उस पर रखता है, जैसे उसको उसी को बंदे को मैनेज करना है, उसी को ओन करना है, उसके उस चीज से जुड़े हुए सारे डिसीजन भी उसी बंदे को लेने हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, कोई हाउस इस पर इन्वेस्ट किया, दैट इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो चीज, अब अगर मैं इसके आगे वर्ड यूज कर दूं फॉरेन, वो बन गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस व्हेन ए कंपनी इन्वेस्ट डायरेक्टली इन अनदर कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन, से मतलब अनदर कंट्रीज बिजनेस ऑपरेशन, है ना, कि मतलब फॉरेन कंट्री कोई इन्वेस्ट कर रहा है दूसरे किसी कंट्री में, है ना, उसके बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि बिल्डिंग ए फैक्ट्री अब्रोड। हम इंडिया रह रहे हैं, इंडिया रहकर हमने यूएसए में अपनी फैक्ट्री बनाई, तो यूएसए के लिए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, इनफ्लो हो रही है इनके इन्वेस्टमेंट यूएसए में। ये चीज, जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहां पे जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली कोई एसेट को ओन नहीं करता, ठीक है, मतलब एक इंटरमीडियरी के थ्रू इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स में, है ना, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ईटीएफ कभी आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट्स की टर्म्स है सारी, उसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसके आगे वर्ड यूज कर देंगे फॉरेन, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो कब बन जाएगा, अगर इन्वेस्टर्स बाय सिक्योरिटी, दूसरे कंट्री की सिक्योरिटीज में मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। बेसिकली सिक्योरिटीज या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, ठीक है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, यूएस कार मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स ए न्यू फैक्ट्री इन मैक्सिको। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय शेयर्स ऑफ ए पब्लिकली ट्रेडेड यूएस टेक कंपनी थ्रू द स्टॉक मार्केट। बात समझ आ गई ना, ठीक है।
देखिए प्रणय जी, दैट डिपेंड्स कि वो बिल्डिंग, देखिए अगर तो वो बिल्डिंग आपकी है, आपने उस पर इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आप उसके ऑनर हैं, है ना, तो फिर उस पर जितना भी पैसा आप लगा रहे हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही आ रहा है। बट बेसिकली जो आप बोल रहे हो ना, उसको हम वेयर एंड टेयर बोलते हैं। जैसे पहले हमने कोई चीज इन्वेस्ट की, उसके बाद उसकी वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस लगे, हमारे डेप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, वेयर एंड टेयर एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, कि उसकी देखभाल के लिए जो हमारा खर्चा आना है। फिर आपका आगे, हाँ, अब ना ये दो तरह की आइटम्स में देख लो, एक हो गया आपका ऑटोनोमस आइटम्स एंड एक हो गया अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं सभी ट्रांजैक्शंस जो आपकी करंट एंड कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है, उसको हम ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं। इसको हम अबव द लाइंस आइटम्स भी बोलते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स का मतलब होता है कि भाई मैं कंपनसेट करने के लिए, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है, पर उसको करेक्ट करने के लिए अब जानबूझ के कोई कैपिटल इनफ्लो किया जा रहा है, कैपिटल आउटफ्लो किया जा रहा है ना, मतलब इंटेंशनली वो ट्रांजैक्शन की जा रही है अपनी डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए इंटेंशनली हम कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जस्ट टू रिमूव दैट डिसइक्विलिब्रियम, वो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है। बात समझ गए ये चीज? ये हो गया, ये हो गया, आगे देखिए। तो ये मैंने आपको समझा दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाय कैपिटल इनफ्लोस, ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर यूज्ड टू मीट द डेफिसिट इन बीओपी, ये भी समझा दिया है ना। अब ये एक नीचे पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, ये क्या है इस पॉइंट का मतलब, अच्छा, कहता है इफ देयर इज डेफिसिट इन द फ्री फ्लोटिंग सिस्टम, कहता है फ्री फ्लोटिंग सिस्टम बेसिकली जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, मैंने आपको भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज पढ़ाना है सारा, ठीक है। कहता है अगर डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था कि इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट से बढ़ जाने, ठीक है। अगर एक इकोनॉमी में डेफिसिट हो जाए तो देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, ये ना मतलब इसका कि पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है, भाई हमारा पेमेंट ज्यादा हो रही है। इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, इट विल इंक्रीज सप्लाई ऑफ नेशन करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हमारा पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है कि हमारी पेमेंट साइड बढ़ रही है, यानी कि हमारी करेंसी दूसरे नेशन में ज्यादा जा रही है, यानी कि हमारे करेंसी की सप्लाई जो है वो दूसरे नेशन में ज्यादा हो रही है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी करेंसी की सप्लाई का बढ़ जाना। जब भी ये चीज होती है, जब भी फॉरेन मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज अपना जो विदेश दूसरे कंट्री में हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, एक्सटर्नल वैल्यू जो है हमारी करेंसी की वो गिर जाती है। आपको पता है कि जब भी किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो भाई उसका प्राइस क्या होता है, प्राइस उसका गिरता है ना। अगर बहुत ज्यादा कोई चीज आ गई है, सप्लाई उसकी बहुत ज्यादा होगी, तो क्या होता है, उसका प्राइस गिरता है, कम हो जाता है प्राइस, है ना, कि भाई अपना प्रोड्यूसर चाहता है कि भाई जल्दी जल्दी मेरा स्टॉक खाली हो, है ना। और जहां पे क्या होता है कि जब सप्लाई किसी चीज की बढ़, दैट इसका कहने का मतलब कि जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो दैट मीन्स डिमांड से ज्यादा है सप्लाई, लोग उस चीज की डिमांड कम कर रहे हैं पर सप्लाई ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर फटाफट से उस चीज का प्राइस कम कर देते हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखो तो हर जगह देख लो, रियल लाइफ में ऐसा होता है ना, जब ज्यादा स्टॉक पड़ा हो चलो जी सेल लगा देते हैं। तो अब वही चीज इंटरनेशनल की टर्म्स में समझो, जब हमारी करेंसी की सप्लाई दूसरे देश में ज्यादा बढ़ जाएगी, दैट मीन्स हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू कम हो जाएगी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। एक्सटर्नल वैल्यू करेंसी के कम होने को हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन बोल देते हैं कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। जैसे पहले $1 जो था वो $70 का था, अब $1 जो है वो $80 का हो रहा है, इसका मतलब कि वैल्यू कम हो गई है हमारी करेंसी की, एक्सटर्नल वैल्यू कम हो गई, दैट मीन्स हमारी करेंसी की। इसको हम डेप्रिसिएशन है। तो क्या है डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन समझो। डीवैल्यूएशन बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझ के किया जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। डेप्रिसिएशन जैसे मैंने अभी समझाया, मार्केट फोर्सेस से अपने आप वो चीज हो रही है ना, मार्केट फोर्सेस काम कर रही है इसमें, कि पहले भी इस चीज की सप्लाई बढ़ी, डिमांड कम हुई, ऐसा हुआ, फिर जाके तो गवर्नमेंट ने नहीं वो की, मार्केट फोर्सेस उसको कर रहे हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो काम करता है वो डेप्रिसिएशन काम करता है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस फर्क ये है कि डीवैल्यूएशन डन बाय गवर्नमेंट, डेप्रिसिएशन डन बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है।
क्या मतलब है? वही करेंसी की वैल्यू का गिरना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ के बात? अब देखो मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाती हूँ, ये क्वेश्चन देखिए पहले। देखो क्वेश्चन आया था, व्हेन द एक्सचेंज रेट चेंजेस फ्रॉम, पहले एक्सचेंज रेट था $1 इज इक्वल टू ₹72, अब एक्सचेंज रेट जो है वो हो गया $1 इज इक्वल टू 68। इसका क्या मतलब है? ये क्या हुआ है? ये हुआ है रुपीज, आपका रुपीज की वैल्यू क्या हुई है? पहले से बढ़ गई है वैल्यू। देखो ध्यान से समझो, रुपीज की वैल्यू बढ़ी है क्योंकि मुझे $1 लेने के लिए पहले से कम पे करना पड़ रहा है, यानी कि वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है? वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि पहले मैं $1 के लिए ₹72 पे कर रही थी, अब मैं $1 के लिए ₹68 पे कर रही हूँ, पहले से कम पे कर रही हूँ, यानी कि सिक्के की वैल्यू बढ़ गई है मेरे, है ना? मुझे पहले से कम पे करके भी सेम मिल रहा है, यानी कि वैल्यू का बढ़ना। तो यहाँ पे रुपीस की वैल्यू बढ़ी है, अगर रुपीस की वैल्यू बढ़ी है दैट मीन्स डॉलर की वैल्यू यहाँ पे कम हुई है। ठीक है, यानी कि रुपी हैज एप्रिसिएटेड एंड डॉलर हैज डेप्रिसिएटेड। बात समझ में आ गई ना? क्लियर? ठीक है, आगे देखिए कि कैसे ये जो, अच्छा ये जो डीवैल्यूएशन होती है ना, बेसिकली ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को दूर करती है। ठीक है, कैसे मैं ये भी बताती हूँ, इससे पहले हम पढ़ते हैं ये बीओपी एडजस्टमेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बीओपी को एडजस्ट करने की पॉलिसीज, एक होती है एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसी, एक होती है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसी में हम पढ़ते हैं मुनिटी एंड फिस्कल पॉलिसीज, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज का मतलब होता है डीवैल्यूएशन। ठीक है, डीवैल्यू यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को दूर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मेरा डीवैल्यूएशन। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ कि ये जो डीवैल्यूएशन है, या अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के टर्म्स में देखें तो डेप्रिसिएशन, ये कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करता है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चल रहा है तो डीवैल्यूएशन के जरिए जो है डेप्रिसिएशन के जरिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस में हो सकता है, डेफिसिट उसका खत्म हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी हाउ। सो हाउ डीवैल्यूएशन करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का भाई मतलब क्या है कि मेरा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा है। ठीक है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो इस केस में अगर डिवेल्युएशन यानी कि गवर्नमेंट ने करेंसी की वैल्यू हमारी कम कर दी तो क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि मान लो पहले $1 70 का था, अब $1 हो गया $80 का, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू पहले से कम हो गई, हमको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अब डिवेल्युएशन से क्या होता है? एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स सस्ते कैसे हो गए और इंपोर्ट्स महंगे हो गए? देखो पहले मुझे $1 के लिए का सामान लेने के लिए ₹70 पे करने पड़ रहे थे इंडिया को, है ना? अब उसको $1 के इक्विवेलेंट सामान लेने के लिए ₹80 पे करने पड़ रहे हैं। मुझे बताओ, साफ साफ पता चल रहा है कि इंपोर्ट पहले से कॉस्टलियर हो गए। अगर मैं यूएसए से कुछ खरीदने जा रही हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, इंपोर्ट्स पहले से कॉस्टलियर हो गए कि नहीं? एक्सपोर्ट सस्ते हो गए। पहले यूएसए को अगर मुझसे कुछ खरीदना था, $1 दे के उसे इंडिया के ₹70 के इक्विवेलेंट सामान मिल रहा था। अब $1 देने के बदले यूएसए को ₹80 के इक्विवेलेंट सामान मिल रहा है। भाई यूएसए मुझसे ज्यादा खरीदेगा, यूएसए कहेगा पहले से ज्यादा मुझे मिल रहा है तो मैं ज्यादा इंडिया से खरीदता हूँ, ज्यादा एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट सस्ते हो गए। दैट इज द थिंग, डीवैल्यूएशन डेफिसिट को इस तरह दूर करता है बिकॉज करेंसी की वैल्यू, जब हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है ना, तो उससे एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, जिस कारण एक्सपोर्ट्स पहले से बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स पहले से कम होते हैं, तो ये जो डेफिसिट है ये ठीक हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है जी, so I have explained number of relationships also in this class.
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आपकी दो अप्रोचेस होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, एक है इलास्टिसिटी अप्रोच, एक है एब्जॉर्प्शन अप्रोच। तो ये मुझे बताइए कि आज कर लें कि नेक्स्ट लेक्चर में करना है या कैसे करना है। द फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, दीज आर द अप्रोचेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, टेल मी, मुझे आप बता दीजिए, फिर वैसे कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ रवि कुमार जी, गवर्नमेंट की मर्जी होती है, गवर्नमेंट, इसी को हम कहते हैं ना पॉलिसी बनाना, डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, सो इलास्टिसिटी अप्रोच जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इसमें मार्शल लर्नर कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी क्या होती है मार्शल लर्नर कंडीशंस। तो देखो, ये जो इलास्टिसिटी अप्रोच है ना, ये बात करती है बेसिकली प्राइस इफेक्ट की। ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच है आपकी, इट टॉक्स अबाउट इनकम इफेक्ट। हाँ, तो देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं मार्शल लर्नर कंडीशंस। मार्शल लर्नर कंडीशन ये कहती है कि डीवैल्यूएशन जो है करेंसी की, वो सक्सेसफुल हो सकती है। किस में सक्सेसफुल हो सकती है? कैन बी सक्सेसफुल टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री। तभी सक्सेसफुल हो सकती है अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी कि सम ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ग्रेटर देन 1 हो। अगर हमारे इंपोर्ट्स की इलास्टिसिटी एक्सपोर्ट्स की इलास्टिसिटी एक से यूनिटी से ज्यादा है, इनके काफी ज्यादा मोर इलास्टिक है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, तभी डीवैल्यूएशन सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है, कि देखो अब यहाँ पे प्राइस तो चेंज हो गया, जैसे अभी मैंने पीछे आपको समझाया था, है ना, प्राइस तो चेंज हो गया डिवेल्युएशन से। अब ये प्राइस चेंज होने से, सस्ती महंगा चीजें होने से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर चेंज होंगे तभी डिवेल्युएशन सक्सेसफुल होगी ना। अगर ये प्राइस चेंज होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज नहीं, इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? चेंज, है ना। प्राइस चेंज होने से अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज ही ना हो, फिर क्या फायदा डिवेल्युएशन का, बताओ। ठीक है, तो कहते हैं इलास्टिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ये मार्शल लर्नर कंडीशन है। इसी तरह एक आपका आता है जे कर्व इफेक्ट। जे कर्व इफेक्ट समझते हैं, ये क्या है? ये देखो, ये जे कर्व है, जे कर्व, जे कर्व जे की शेप बना रहा है। इसमें हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम, वाई एक्सिस पर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे हम जब एक्सिस बनाते हैं तो आपको पता है एक्सिस पर जाते हैं, यानी कि ये यहाँ पे टाइम है। देखो, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, डेफिसिट में, डेफिसिट में, डेफिसिट में, डेफिसिट में। ठीक है, हुआ स्क्रीन पर। हाँ, डेफिसिट में है। यहाँ से देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है। अब कहने का मतलब कि टाइम बढ़ने के साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है। पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था, जैसे टाइम बढ़ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इनिशियल एफर्ट्स टू इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस बाय डीवैल्यूएशन विल कीप द बीओपी इन डेफिसिट फॉर सम टाइम। कहता है कि जो ये जो अच्छा, इसका क्रक्स ये बेसिकली ये है इस पूरी कहानी के पीछे का, कर्व के पीछे का, कि डीवैल्यूएशन जो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमेशा लॉन्ग रन में करेक्ट करते हैं, के लंबे समय की जो अवधि है उसमें करेक्ट करते हैं। छोटे समय में एकदम से डीवैल्यूएशन बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट नहीं कर देता, है ना। तो सबसे पहले जब हम डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट अगर करेंसी की करती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले डेफिसिट में ही रहता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है डीवैल्यूएशन को, तब जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आता है।
समझ गए? सो दिस ट्रेसेस ए जे शेप्ड कर्व थ्रू टाइम, दैट इज अ जे कर्व बेसिकली। ठीक है जी। इन थ्योरी से आपको कभी डिटेल में क्वेश्चन, डिटेल में मैं क्या कहूँ, इन थ्योरी से आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि ये जो एब्जॉर्प्शन अप्रोच है ये किसने दी है, ये जो इलास्टिसिटी अप्रोच है ये किसने दी है, या मार्शल लर्नर की कंडीशंस क्या हैं जो भी मैंने आपको बताई कंडीशन, जे कर्व किसने दिया है, जे कर्व इज अ पार्ट ऑफ मार्शल लर्नर इलास्टिसिटी अप्रोच। ठीक है, तो इससे ज्यादा कभी और क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया इन थ्योरीज से, तो हमको इतना ज्यादा कुछ इसमें और करने की जरूरत नहीं है, बस जितना क्वेश्चन आता है मैंने आपको उससे ज्यादा ही करवा दिया है। पूरी कहानी इस थ्योरीज की समझ आपको आ गई है। ठीक है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन अप्रोच। जैसे मैंने कहा था कि इलास्टिसिटी अप्रोच प्राइस इफेक्ट की बात करती है, उसमें प्राइस का बताया था ना आपको सारा सिनारियो। एब्जॉर्प्शन अप्रोच जो है ये इनकम इफेक्ट की बात करती है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट इनकम इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन। क्या मतलब है इसका, समझो। देखो, ये एब्जॉर्प्शन अप्रोच की थ्योरी दी किसने है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा एग्जाम में यही जाता है बस, बाकी तो चलो आपके दिमाग में क्लियर करने के लिए है थ्योरी। एब्जॉर्प्शन अप्रोच बैलेंस ऑफ पेमेंट की अलेक्जेंडर ने दी है। किसने दी है भाई? अलेक्जेंडर ने दी है। ठीक है, अब ये थ्योरी कहती है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है तो इसका मतलब कि जो लोग हैं वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं और प्रोड्यूस कम कर रहे हैं। लेट्स सी, इसका हम पूरा एक इक्वेशन समझते हैं। इसका ये जो इक्वेशन है, हमने नेशनल इनकम वाली क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये इक्वेशन, आपको याद हो अगर, दैट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। 4 सेक्टर मॉडल जो हमारा नेशनल इनकम का होता है ना? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, ये मॉडल बनता है। ठीक है, अब इसमें ये जो 3 तरह के एक्सपेंडिचर है इसको मैंने मान लिया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक्सपेंडिचर को एब्जॉर्प्शन का है। एक्सपेंडिचर खर्चे का क्या मतलब होता है कि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं लोग उस चीज को, है ना, खर्च करके चीजें ले रहे हैं, एब्जॉर्बिंग, पीपल आर एब्जॉर्बिंग। तो तीनों तरह के एक्सपेंडिचर यानी कि सी प्लस आई प्लस जी, इसको मैंने एब्जॉर्प्शन के इक्वल ले लिया। ठीक है, और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसको मैंने बी के इक्वल ले लिया, यानी कि इनकम विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। बात समझ आ गई है ना? अगर मैं बी निकालूं तो बी मेरा ये बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, सो ए इज एब्जॉर्प्शन एंड बी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बी की इक्वेशन बनी। कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट हो सकता है अगर या तो इनकम बढ़ाओ या तो एब्जॉर्प्शन कम करो। देखो ध्यान से समझो बात मेरी, एब्जॉर्प्शन इज 2000, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में जाएगा भाई। यही चीज अलेक्जेंडर कह रहे हैं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि अगर, अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि अगर जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, आपके जो खर्चे हैं वो इनकम से ज्यादा हो जाएंगे ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा जाएगा। तो कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में जाने का कारण पता क्या है? बिकॉज लोग एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हैं, लोग खर्चे ज्यादा कर रहे हैं और इनकम कम है। ठीक है, पीपल आर एब्जॉर्बिंग मोर। तो अगर या तो अपनी इनकम बढ़ा लो भाई, है ना, या तो यहाँ पे आप 3000 ले आओ 1000 के बदले, या तो इनकम बढ़ा लो, फिर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, या फिर अपने खर्चे कम कर दो भाई, 2000 की बजाय यहाँ पे 500 ले आओ, तब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में चला जाएगा। बात समझे हो? सो ये चीज कह रहा है कि ट्रेड बैलेंस कंट्री का करेक्ट होगा अगर डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन कम होगी, हमारे खर्चे कम होंगे। हाँ जी, अभी अपने डाउट्स पूछ लीजिए, प्लीज आस्क, थिंक वांट टू, एनीवन वांट टू आस्क समथिंग।